पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु साथ साथ पुडुचेरी के चुनावी नतीजे 4 मई को आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और सबसे तेज एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के नतीजे क्या हैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। अब से लेकर अगले 5 घंटे तक लगातार एक एक राज्य का आंकड़ा बारी बारी से आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में अब की बार कहां किसकी सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव में अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है, यानी कि आखिरी 1 घंटे में कितनी वोटिंग होती है इस पर सबकी नजर है। बंगाल में दूसरे चरण में भी भारी मतदान जारी है क्योंकि आखिरी घंटे का वक्त बचा हुआ है। आखिरी वक्त में और कितने लोग निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लेते हैं इस पर डिपेंड करता है कि जो पहले चरण का रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा या बच जाएगा। दूसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक की अगर बात करें तो 78.68% वोटिंग हो चुकी है। 3 बजे तक 78.68% वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण में आपको पता है कि 142 सीटों पर पश्चिम बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल में बंपर वोटिंग किस ओर इशारा कर रहा है? पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 93% मतदान हुआ था। एग्जिट पोल के आंकड़ों से कुछ हद तक साफ हो जाएगा कि क्या बंगाल में अब की बार सच में बीजेपी आ रही है, जो बीजेपी दावा कर रही है, ताल ठोक रही है बीजेपी, और क्या दीदी जा रही हैं? क्या असम में बीजेपी को क्लियर कट बहुमत मिलने वाला है, जो कहा जा रहा है कि टक्कर में कोई है ही नहीं, या फिर कांटे की टक्कर है असम में भी? एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं यह आपको दिखाने वाला हूं। क्या बंगाल और असम में ओवैसी खेल बिगाड़ रहे हैं? एक स्टेट से, अलग अलग जगहों से, यानी कि हर स्टेट से हमारे रिपोर्टर होंगे, हमारे सहयोगी होंगे जो आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राउंड पर लेकर चल रहा हूं। फटाफट रिपोर्टर के पास आपको लेकर चलते हैं क्योंकि वही जो है वो जमीन की हकीकत बता पाएंगे कि इस वक्त जब एग्जिट पोल के नतीजे आपको मैं कुछ ही देर में दिखाने वाला हूं, उससे पहले जब पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही है और जिन जगहों पर, जिन राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, वहां पर क्या महसूस कर रहे हैं लोग? क्या हवा बदली बदली सी है? क्या जो सत्ता की पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनके चेहरे उतरे हुए हैं, चेहरे खिले हुए हैं? पूजा मेहता डायमंड हार्बर से हमारे साथ हैं, यानी पश्चिम बंगाल से। अभिषेक राज बारकपुर से हमारे साथ हैं, पश्चिम बंगाल से। अनामिका गुवाहाटी से हमारे साथ लाइव हैं। अर्पिता केरल से है और इमरान चेन्नई से हमारे साथ हैं। अमित कुमार मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं एक एक करके आऊंगा। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट राज्य बंगाल बना हुआ है। आपको पता है कि बंगाल पर पूरे देश की नजर है। 15 साल से दीदी यहां सत्ता में है और इस बार क्या चौका लगा देंगी वो, जब बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है और माना जा रहा है कि सच में बहुत जबरदस्त टक्कर है। आज दूसरे चरण के दौरान भी कई जगहों पर हंगामा और झड़प देखने को मिली। राज्यों के 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल के नतीजे एक एक करके रखूंगा, एक एक सीट का विश्लेषण आपके पास होगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं कि 5 बजे सट्टा बाजार जो पहले ही बता देता है कि क्या होने वाला है, अमित, मतलब उनके पास कोई मशीनरी नहीं है, लेकिन वो लोग जो मतलब एक तरीके से अनुमान लगा देते हैं, वो बेहद सटीक साबित हो जाता है कई बार। उनका क्या कहना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से नजर डाल लीजिए कि पीछे क्या रहा, वो जानना भी जरूरी है। पिछला याद रहेगा तभी तो अगले को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे ना कि भाई इस बार क्या हो गया। तो पीछे लेकर चलता हूं 2021 में, यानी कि 2021 के चुनाव में किसने कितनी सीटें जीती थी, किसको कितनी सीटें मिली थी, कौन सत्ता में रहा और कैसे रहा, वो आपको जल्दी से बता देता हूं। फटाफट आप देखते जाइए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021, कुल सीटें 294 हैं यहां पर, और यहां पर टीएमसी को 215 सीट मिली थी। बीजेपी पहली बार 77 सीट लेकर आई। इतनी सारी सीटें बीजेपी लेकर, हालांकि बीजेपी दावा कर रही थी कि सत्ता में आएगी। और कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली, अन्य को 2 सीटें मिली थी। इसी तरीके से अगर असम की बात कर लें तो 2021 में यहां पर बीजेपी के पास 60, कांग्रेस के पास 29, एआईयूडीएफ के पास 16 और अन्य के पास 21 सीटें थी। 2021 में केरल में कुल सीटें 144 हैं और यहां पर सीपीआईएम को 62, कांग्रेस को 21, सीपीआई को 17, बीजेपी को 0 और अन्य को 40। तमिलनाडु में जो सीटें थी वो भी जल्दी से, डीएमके को 133 सीटें थी, एआईडीएमके को 66 सीटें मिली, कांग्रेस को 18, बीजेपी को 4 और अन्य को 13 सीटें मिली। पुडुचेरी भी जल्दी बता देता हूं क्योंकि अमित कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है।
तो कुल सीटें 30 है यहां पर, लेकिन पिछली बार का जो मुकाबला हुआ था उसमें बीजेपी को 6, कांग्रेस को 2, एआईएनआरसी को 10 और डीएमके को 6, अन्य को 6 मिली थी। तो कुल मिलाकर आप समझ जाइए कि पीछे का क्या रहा, लेकिन पीछे का सब कुछ क्या बदलने वाला है, और 5 राज्यों में क्या सिर्फ कमल खिलेगा या 5 राज्यों में सब कुछ वैसा ही रहेगा जो दिखाई दे रहा था पिछले 5 साल में। ममता दीदी का क्या होगा? बहुत छोटा सा ब्रेक, यूं गया और यूं आया। आपको दिखाएंगे एक सट्टा बाजार क्या कह रहा है और एग्जिट पोल के नतीजे क्या है। मुझे लग रहा है कि इस बार जो माहौल है ये बीजेपी के लिए इससे बेहतर सिचुएशन नहीं हो सकता है। जो मैं लोगों पे मिला, ग्राउंड पे मिला, ऐसी जगहों पर गया जहां पर कभी बीजेपी का झंडा नहीं होता था, वहां इस बार बीजेपी का झंडा दिखा। लोग खुलकर बात भी कर रहे हैं, हालांकि साइलेंट वोटर भी हैं जो कि झगड़ा झंझट से बचना चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि बंगाल के जो नतीजे होंगे बहुत क्लोज फिनिश होने वाला है, क्योंकि इस बार अगर आप देखिए तो 15 साल के बाद एक वहां के जो आम आदमी है उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा बदलाव सपना है वो इस बार नहीं पूरा होने जा रहा है। देखिए 200 पार तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो है वो बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं, अमित, हालांकि आप तो ग्राउंड पर रहकर आए हैं तो आप ज्यादा सटीक जानकारी देंगे और बताएंगे, लेकिन विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आएगी बीजेपी तो एकदम आंधी की तरह आएगी। यस, आएगी तो नहीं आएगी तो पिछली बार जितनी थी उससे भी नीचे चली। नहीं, उससे नीचे तो नहीं जा रही है। मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर नहीं आएगी तब भी 100 के आसपास रहेगी वो। हाँ। अगर नहीं आएगी तब भी। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह से दिखा, जिस तरह से एक अंडर करंट फील हुआ, अगर वो सही है, अगर वो सही है, और दूसरी बात अगर जो ममता का जो लक्ष्मी भंडार योजना है, जो सबसे मुझे लगता है ममता को अगर बचाएगा तो सिर्फ वही बचाएगा जो ग्रामीण इलाकों। इस वक्त अमित आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं, ये सीधी तस्वीर है और ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी मुझे लग रहा है कि किसी क्षेत्र में, वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में होंगी शायद, मेरे रिपोर्टर कंफर्म करेंगे इसको, भवानीपुर में ही है वो, और वहां पर वो गई हैं, देख रही हैं, जायजा ले रही हैं, क्योंकि जहां पर बूथ होते हैं वहां पर उम्मीदवारों को जाने की इजाजत होती है। हालांकि वो प्रभावित नहीं कर सकते, कोई चिन्ह लेकर नहीं जा सकते हैं, किसी तरीके से वहां वोटर को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए जा सकते हैं। आज बताया गया कि पूरे दिन ममता बनर्जी भवानीपुर में ऐसी डटी रही कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी को यकीन होता था कि वो चुनाव नहीं आ रही हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से। आज ममता बनर्जी को ऐसा क्या लग रहा था कि ममता बनर्जी डटी रही, उस पर भी आएंगे, बात करेंगे, लेकिन एक बार आपको सीधे लेकर चलता हूं गुवाहाटी। अनामिका मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है। अनामिका, कहा जा रहा था कि असम में बीजेपी का किसी से कोई टकराव है ही नहीं, चुनौती है ही नहीं, क्योंकि विपक्ष को तो बीजेपी ने तोड़ फोड़ या फिर अपने में मिला लिया या तोड़ फोड़ के खत्म कर दी। अनामिका जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर चुनाव की बात करें, असम के चुनाव की अगर बात करें, बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हुआ है। लेकिन उसी के साथ साथ बीजेपी सोच रहे थे कि, और इवन हिमंत बिश्व शर्मा भी हमसे बातचीत करते हुए ये कहा है कि ये एक तरफा इलेक्शन है, जो भी होगा चुनाव का प्रचार के बाद, चुनाव के बाद जो भी होगा रिजल्ट यही होगा कि बहुमत के साथ अपना सरकार बनाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आपको कुछ सीटों के बारे में बताना चाहेंगे, जो सीटों पे जैसे माइनॉरिटी इलाका की अगर बात करें, धुबरी जैसे इलाके की अगर बात करें, नौगांव की अगर बात करें, वो सारे इलाकों में कांग्रेस की पकड़ जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उसी के साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी किस किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं। असम की अगर बात करें, बहुत ही नजदीकी से बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन आपने चुनाव में रिपोर्टिंग की, आप घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और शहर शहर गए, आपको क्या महसूस हो रहा है कि सच में बीजेपी का दावा बहुत क्लोज है नतीजे के, या फिर विपक्ष का दावा क्लोज है? देखिए, मैं चुनाव पे घूमी हूँ, ग्राउंड्स पे गई हूँ। अगर मेरा कहना है तो बीजेपी सत्ता पे आने का पूर्ण बहुमत के साथ आने का चांसेस है। लेकिन कुछ एरिया जैसे मैंने बताया, वो सारी एरिया पे कांग्रेस का भी आने का चांसेस है। लेकिन सरकार इस बार ग्राउंड की रिपोर्ट के हिसाब से इस बार सरकार असम में बीजेपी ही बनाएंगे। और लगातार हमने आपको ये भी दिखाया है, ये भी बताया है कि अगर असम की सीएम की अगर बात करें, जिस तरह से हिमंत बिश्व शर्मा अपने स्टेट में चुनाव खत्म कराने के बाद एकदम फुल फ्लेज्ड उतर गए पश्चिम बंगाल में, इससे उनका कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कहते हैं एग्जिट पोल के नतीजे, कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। अब 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया, 11 मिनट हो गए, 4:36। अब 1.25 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है पश्चिम बंगाल में वोटिंग का।
और बहुत जल्द आपको सबसे तेज, सबसे सटीक एग्जिट पोल के नतीजे हम दिखाने वाले हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव रहा इन 5 राज्यों में, इन 5 राज्यों के हॉट टॉपिक्स क्या रहे, किन मुद्दों पर पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, किन मुद्दों पर पार्टियां एक दूसरे को घेरती रही है, उन मुद्दों की बात कर लेते हैं जो चुनाव प्रचार के दिन छाए रहे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा रहा, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो अवैध घुसपैठिए, यूसीसी, ये पश्चिम बंगाल, असम, ये हर जगह ये मुद्दा रहा। और वोटर लिस्ट संशोधन का मुद्दा भी देश भर में 5 राज्यों में जहां पर ये चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के हुए, वहां पर रहा। और कट मनी, भ्रष्टाचार, रोजगार, उद्योग, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पश्चिम बंगाल में मछली, मांस, अंडा, सनातन एकता, मुस्लिम वोटर और काबा वर्सेस मां काली का मुद्दा छाया रहा। तो बंगाल चुनाव में अब की बार एम फैक्टर भी खूब चला है। जरा इसको समझिए कि एम फैक्टर क्या क्या रहा और कौन कौन से एम फैक्टर को लेकर कौन उतर गया। ममता बनर्जी का फैक्टर रहा, मोदी का फैक्टर रहा, मुस्लिम फैक्टर रहा, महिला फैक्टर रहा, मतुआ फैक्टर रहा, माइग्रेंट्स का बड़ा फैक्टर रहा, माछ और मां, माटी, मानुष की नॉनवेज खाकर दिखाना पड़ा कि सरकार आ जाएगी। तो हम जो है, ऐसा नहीं है कि कुछ करने वाले हैं कि यहां नॉनवेज खाने वालों को दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से हमें देखिए, अगर कैंपेन को पूरा देखिए तो एक तरह से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। और पूरा ये कैंपेन अगर बीजेपी की तरफ से देखिए तो सबसे बड़ा मसला जो था एक घुसपैठ का था और दूसरा महिला सुरक्षा का, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिस तरह से आरजीकर का हुआ, संदेश खाली घटनाएं हुई, तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसके बाद पूरा माहौल बदला। तो मुझे लगता है ये 2 मसले सबसे महत्वपूर्ण थे जिसके आधार पर बड़ा फैक्टर था मछली वाला। मछली बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था। मुझे लगता लोग समझ रहे थे कि ये सब पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, इस तरह की बातें होती है, लेकिन बड़ा मसला तो महिला सुरक्षा। सोचिए कि बंगाल में कोई सरकार आ जाए और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार चलानी हो और वहां कह दे कि मछली हम नहीं खाने देंगे लोगों को, मछली की दुकानों पर ताला लगा दे, सरकार आ जाएगी क्या? आप सोचिए कि आप जो बात कर रहे हैं, जो आप मुद्दे ले रहे हैं, उठा रहे हैं, उन मुद्दों में कम से कम इतनी जान तो होनी चाहिए कि लोग समझ जाएं कि आप सही जगह पर हिट कर रहे हैं। तो मोदी भी एक बड़ा फैक्टर है। ये देखिए, वो तस्वीर है जिसके बाद ये वीडियो इतने मिलियंस लोगों ने देख लिया। मुझे लगता है कि जितने मिलियन पश्चिम बंगाल में वोटर्स नहीं है, उससे ज्यादा तो ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चारों तरफ बिखर गया। और इस वीडियो ने ऐसा कर दिया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को ऐसा लगने लगा कि भाई इस वीडियो से अपना काम कहीं बहुत ज्यादा खराब तो नहीं होने वाला है। ये तस्वीर देखिए, ये काफी वायरल और वो तस्वीर रही जिसने खूब सुर्खियां बटोरी हमें। इसका असर हो रहा है, मतलब आपको लगा कि इसका असर हुआ? नहीं, मुझे लगता है देखिए, राजनीति में और चुनाव है तो कैसे चीजों को भुनाया जाए, उसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री, देखिए ये काम कोई दूसरा भी नेता कर सकता था, ममता भी जा सकती थी। और वो झालमुड़ी की दुकान जाना, इसके 4-5 दिन बाद वो गंगा उसमें चली, गंगा नदी चली गई, जो हुबली के बगल में वो जाके वहां पर नौका विहार किए हैं और बाकायदा फोटो खींचा, लोगों से मुलाकात की। आप देखिए, गैंगटॉक में जाके फुटबॉल खेल रहे हैं, उसका भी संबंध यहां से है। मुझे लगता है ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें, लेकिन इसका इंपैक्ट पड़ता है कि कैसे बड़ा होता है। और प्रधानमंत्री जिस लीग में प्रधानमंत्री बैटिंग करते हैं उसमें किसी पार्टी का कोई नेता नजर नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कि मोदी फैक्टर, चाहे विधानसभा का चुनाव है, चाहे लोकसभा में तो होते ही हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, मोदी फैक्टर चलता है। क्योंकि मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम बोलने लग जाता है वहां पर। और ये ममता बनर्जी देखिए बाहर निकल रहे हैं, क्या वोट देके बाहर निकल रहे हैं? वोट देके निकली बाहर, क्या ये? हाँ, वोट देके बाहर निकले। देखिए, सुबह से ममता बनर्जी डटी हुई थी, वोट करने के लिए नहीं गई थी। मुझे लग रहा है कि इंतजार कर रही थी कि जब इत्मीनान हो जाएगा उनको कि नहीं अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है ना, उसके बाद शायद उन्होंने तय किया होगा कि उसके बाद मैं वोट करने जाऊंगी, क्योंकि मैं अपना वोट तो कर ही लूंगी, बाकी सब जो हमारे समर्थक और वोटर्स हैं वो वोट कर लें। तो अब जब थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, लगभग पौने घंटे का वक्त बचा हुआ है, ठीक पौने घंटे का वक्त बचा हुआ है, तो ममता बनर्जी पहुंची हैं और उन्होंने वोटिंग की है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि बंगाल की बात कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों की भी बात कर लेते हैं। जान लेते हैं कि असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कौन कौन से मुद्दे गर्म रहे, यानी कि किस मुद्दे पर इस बार चुनाव हुआ। असम चुनाव के मुद्दे रहे अवैध घुसपैठिया, यूसीसी, बाल विवाह, बहुविवाह, पासपोर्ट विवाद, डेमोग्राफी का जो एक बड़ा विवाद रहा और परिसीमन। और इसके साथ ही अब आपको बता देता हूं कि केरल, यानी कि केरल के चुनावी मुद्दे क्या क्या रहे। सिल्वर लाइन परियोजना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सबरीमाला का जो पूरा मामला चला, एंटी इनकम्बेंसी, कर्ज का मुद्दा और कृषि संकट। तो ये मुद्दा रहा केरल का। लेकिन इसके साथ तमिलनाडु में भी चुनावी मुद्दों ने खूब इस बार
हंगामा किया। मतलब दिल्ली तक बात आ रही थी, बात सिर्फ तमिलनाडु तक नहीं रुक रही थी, दिल्ली तक बात आ रही थी। और भाषा विवाद का जो मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। मुफ्त की रेवड़ी, परिसीमन, केंद्र राज्य संबंध, डिलीवरी बनाम विचारधारा और जाति की राजनीति, इन तमाम मुद्दों ने इन प्रदेशों में भी चुनाव को प्रभावित किया। लेकिन कितना प्रभावित किया और क्या उसका प्रभाव यह होगा कि चुनावी नतीजों पर उसका असर पड़ने वाला? अर्पिता केरलम से हमारे साथ है। अर्पिता, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपने एकदम सही कहा। बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर इस बार वोटिंग हुआ है। जैसे कि शबरीमला इशू एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो एलडीएफ, कांग्रेस, बीजेपी तीनों पार्टियों की तरफ से ये बार बार ये मुद्दा उठाया गया है। उसके अलावा भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा टॉपिक था, क्योंकि बार बार बीजेपी और कांग्रेस बोल रहे थे कि ये जो लेफ्ट की गवर्नमेंट है उन्होंने शबरीमला में जो भ्रष्टाचार किया, उन्होंने जो गोल्ड लूट, जो चोरी किया, गोल्ड का जो चोरी किया, सोने का जो चोरी किया है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। बट ये देखना है कि कैसे इम्पैक्ट होगा इस इलेक्शन पे, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड पे लोगों से बात किया, मैंने पूरे त्रिवेंद्रम से लेके कासरगोड तक ट्रैवल किया है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके लोगों से बात की है, तब एक सेंस आया कि बहुत क्लोज कंपटीशन होने वाला है इस बार। भले वो यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, ऐसे क्लियर कट समझ नहीं आ रहा कि कौन सी साइड ये होगा। बट एक बात जरूर है कि बीजेपी जो 2016 तक सिर्फ 2016 में एक बार उन्होंने एक सीट जीता था असेंबली इलेक्शन में केरल में, वो है त्रिवेंद्रम से नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो उसके अलावा बाकी कोई भी सीट्स बीजेपी ने कभी भी केरल में नहीं जीता था। बट हाँ, लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने अपना अकाउंट खोला था, जहां पे त्रिशूर में सुरेश गोपी ने जीता था। त्रिशूर से सीट, वो यूनियन मिनिस्टर भी है। उसके अलावा एक लाइन में बताइए कि क्या बीजेपी इस बार बढ़त बनाने वाली है? क्या सरकार बदलने वाली है? क्या आभास क्या हो रहा है? क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं? कि वोटर्स जो जिस तरीके से घर से निकले, उनके मन की बात जो समझ में आई है, वो क्या बता रही? देखिए, बीजेपी इस बार जरूर हिस्ट्री बनाएगी। एक सीट से ज्यादा जरूर इस बार बीजेपी को मिलने वाला है। रही बात सरकार कौन बनाएगा, कांग्रेस को थोड़ा सा एज है, बट फिर भी अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो वो बहुत बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। ठीक है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, जनगण का मन 4 तारीख को नतीजे आएंगे 5 राज्यों के। लेकिन उससे पहले आज कुछ ही देर में आपको बताने वाला हूं कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या है। यानी कि आपको एक सेंस हो जाएगा, आप समझ पाएंगे कि माहौल क्या रहा इन 5 राज्यों में। सबसे ज्यादा जिस राज्य पर पूरे देश की नजर इस बार टिकी हुई है, जिस राज्य में चुनाव होने का मतलब है कि हो हंगामा, रक्त चरित्र जिसे बोला जाता था अगर चुनाव हो, तो इस बार वो रक्त चरित्र तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हो हंगामा और बवाल कम नहीं रहा। वहां पर क्या होने वाला है, एग्जिट पोल के नतीजे क्या होंगे, क्या कह रहे हैं लोग, जो लोग वोट देकर निकले उन्होंने क्या कहा, उनके मन की बात क्या है, कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार चल लेता हूं इमरान के पास, चेन्नई में मौजूद है। इमरान, बताइए वहां क्या लग रहा है आपको? जी, जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं और जैसे एग्जिट पोल्स के और सर्वेस पहले बता चुके हैं कि डीएमके को एक स्लाइट एज है इस इलेक्शन में, लेकिन टीवी के फैक्टर इस बड़ा चुनौती है कि किस तरफ ये फैक्टर जाएगा, वो बड़ा सवाल है। कि जो विजय, जो पॉपुलर यहाँ के मशहूर एक्टर हैं और उनकी छवि आप मान सकते हैं कि जैसे अमिताभ बच्चन है हिंदी फिल्म सिनेमा में, उस लेवल की छवि है विजय की। और वो जो उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी शुरू की है टीवी के, वो किसका वोट खाएगी, ये बड़ा चुनाव सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो डीएमके की वोट खाएंगे, क्योंकि उनकी ज्यादातर पॉपुलैरिटी यंग में है और अर्बन पॉपुलेशन में है। वो ज्यादातर माना जाता है कि वो डीएमके की वोट बेस है, खासकर महिला, वुमेन, माइनॉरिटी और जो है दलित्स, ये 3 वोट बेस, सेम सिमिलर वोट बेस है डीएमके और टीवीके के जिसने टारगेट किया है। क्या टीवीके डीएमके की वोट ली जाएगी, क्या वो एडीएमके को हर्ट करेगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ तक जिस तक चुनावी मुद्दा था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब वहां पे कैंपेन किया था, कहा था कि ये स्टेट में यहाँ की जो डीएमके सरकार है वो करप्शन में मुलविस है, यहाँ पे परिवारवाद है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू है। स्टालिन ने लेकिन ये मुद्दा पूरा सेंटर वर्सेस स्टेट किया, कहा कि अगर भाजपा और डीएमके मिलकर यह सरकार बनाएंगी तो वो तमिलनाडु को दक्षिण प्रदेश करेंगे। और खासकर हिंदी का मुद्दा उन्होंने फिर उठाया और डीलिमिटेशन का जब इशू हुआ तो उन्होंने पूरा इस जम के इसका फायदा उठाया, कहा कि डीलिमिटेशन जो है, भाजपा जो है सदर्न स्टेट्स को खासकर तमिलनाडु को टारगेट करके बनाया
बनाया गया है। ये काफी मुद्दे रहे इलेक्शन में। आज अभी तक तो सर्वे ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि डीएमके को स्लाइड एज है। इन मुद्दों का इम्पैक्ट क्या होगा वो देखने के बाद। जी, जैसे एक फ्रीबीज एक बड़ा सवाल रहा जिस इस इलेक्शंस में, और करप्शन को लेकर भी काफी सवाल रहा टीवी के और डीएम के जम के। एक चीज मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं कि शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। कुछ जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर 5 बजे तक वोटिंग होनी है। अमित हमारे ये जानकारी दे रहे हैं कि 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो अभी लगभग 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है। यानी कि अभी मुझे लग रहा है कि वो 93% वाला रिकॉर्ड आज टूट जाएगा। हाँ, टूट जाएगा। मुझे तो लग रहा है टूट जाएगा जिस तरह से वोटिंग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो पहले फेज के मतदान के बाद ना, ये जो एक डर था लोगों में जो कि घर से निकले कि नहीं निकले, वो डर खत्म हो गया। लेकिन ये भी कमाल हो जाएगा कि 100 में से 93, 95, 96 लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं। ये दिखाता है कि एक तो वोटर जागरूक है। क्योंकि देखिए, अगर पिछले बार भी देखिए इतने हो हंगामे, इतनी हत्याओं के बावजूद 82% हुआ था वोट। अगर 2021 की बात करें तो 82% फिर भी वोट हुए थे। वो भी हाईएस्ट वोटिंग एक तरह से था उस समय। तो मुझे लगता है देखिए वोटरों में जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन इस बार के बंगाल के इलेक्शन में एसआईआर और सबको अगर जोड़ भी दिया जाए, जो वोटर कटे भी, लेकिन जो सुरक्षा की भावना है, जैसे मैंने बताया सुबह भी मेरी बात हो रही थी कि मेरे एक फ्रेंड है, उसके फादर जो है 90 साल के, वो जाके वोट किए सबसे पहले क्योंकि उनकी सोसाइटी में बना दिया गया। इस तरह से कई ऐसी चीजें हुई। इलेक्शन कमीशन ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया है, लोगों के मन में जो डर था वो डर खत्म हुआ। ये एक बड़ी वजह है कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। एसआईआर भी एक बड़ी वजह है। जो टर्नआउट है, जो आपको इतना ज्यादा दिख रहा है, परसेंटेज जो हाई दिख रहा है, तो जितने % लोगों का नाम कटा है या जो लोग बाहर हुए हैं, अगर उस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो अगर बंगाल में 12% लोगों का नाम कटा है तो लगभग आप देखेंगे उतना प्रतिशत पिछले बार के मुकाबले इस बार आपको बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज दिखाई दे रहा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसको अपने अपने नजरिए से देख रही हैं। कोई कह रहा है कि भाई लोग ज्यादा वोट करने के लिए निकल रहे हैं और हमारे पक्ष में वोट करें। कोई कह रहा है कि भाई हमारे जो वोटर्स हैं उनको निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। आज तो कमाल हो गया, बीजेपी के अमित मालवीय ने जो एक वीडियो ट्वीट कर दिया, पोस्ट कर दिया, उसमें तो बीजेपी के बटन पर ही स्टिकर लगा दिया गया था, टेप चिपका दिया गया था कि न दिखेगा न दबेगा। लेकिन बीजेपी ने ऐसे 2 वीडियोस जारी किए। मैं लेकिन एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि आपको दिखाऊं कुछ ही देर में कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या है, लेकिन एक बार जरा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलना चाहता हूं। आपको दिखाता हूं कि किस नेता ने चुनाव में कितना पसीना बहाया, कितनी रैलियां की, कितनी जनसभाएं की और उसका क्या असर हो सकता है। पश्चिम बंगाल में किस नेता ने कितनी रैली की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 रैली की, उन्होंने 6 रोड शो किए, 1 कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन किया। इसके बाद नंबर आता है अमित शाह जी का, 33 रैलियां, 12 रोड शो। योगी आदित्यनाथ 19 रैली, 3 रोड शो। नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, नए नवेले, उन्होंने 6 रैली की, 12 रोड शो किया उन्होंने। ममता बनर्जी ने 86 जनसभा की, 13 रोड शो किए। अभिषेक बनर्जी ने 86 जनसभा, 15 रोड शो। राहुल गांधी 6 रैली, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 रैली की। राहुल गांधी हालांकि बहुत बाद में पहुंचे वहां पर, मतलब आखिरी वक्त में अमित मुझे लग रहा है कि वो पहुंचे जब पूरी महफिल पर लोगों ने अपना अपना कब्जा कर लिया था। सारी कुर्सियों पर राजनीतिक पार्टी के नेता बैठ चुके थे। उसके बाद राहुल गांधी वहां पहुंचे कि भाई रुक जाइए, हमारे लिए कुर्सी होनी चाहिए। मुझे लगता है वो पहले से मान के भी चल रहे थे कि देखिए उनका इंटरेस्ट था। अगर पूरे चुनाव में देखिए तो सबसे ज्यादा मेहनत जो उन्होंने किया वो किया केरल में, जहां संभावना है कि केरल में सरकार आ सकती है। बाकी कहीं पर भी उनका कोई ऐसी संभावना किसकी संभावना है केरल में? केरल में कांग्रेस की सरकार, मुझे लगता है बीजेपी तो कह रही है कि उनकी सरकार बने। बीजेपी की तो अगर 2 सीट या 3 सीट मुझे लगता है वहां पे जो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वोट % बढ़ेंगे और उनका खाता एक बार पहली बार जीते। मुझे लगता है इस बार संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है। चलिए, असम में किसकी कितनी रैली हुई वो भी जल्दी से बता देता हूं। नरेंद्र मोदी ने 5 रैली की, 1 रोड शो किया। अमित शाह ने 9 रैली की, 1 रोड शो किया। 1 रैली उन्होंने की, फोन पर भी संबोधित किया लोगों को उन्होंने। योगी आदित्यनाथ जो कि फायर ब्रांड नेता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2 रैली उन्होंने की। नितिन नवीन ने 9 रैलियां की। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राहुल गांधी 5 रैली, प्रियंका गांधी 3 रैली, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 रैली की। और केरल में भी आपको बता देता हूं जल्दी से किस बड़े नेता ने कितनी रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैली, 2 रोड शो, 1 कार्यकर्ता संवाद। अमित शाह की 2 रैली, 2 रोड शो। नितिन नवीन 1 रैली, 4 रोड शो। राहुल गांधी ने 14 रैली की। प्रियंका गांधी ने 11 रैली की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 रैलियां की। तमिलनाडु में भी
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने एक रैली की, एक जनसभा उन्होंने किया, एक रोड शो किया। अमित शाह ने 2 रोड शो किया, नितिन नवीन ने 2 जनसभाएं की, 3 रोड शो किया, राहुल गांधी 6 रैली, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 रैलियां की। तो एग्जिट पोल के नतीजे क्या आते हैं थोड़ी देर में आपके सामने रख दूंगा, और सबसे सटीक, सबसे तेज एग्जिट पोल के नतीजे आप देख पाएंगे। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो विंडो हैं, इसमें आप देखते रहेंगे, ये आंकड़े बदलते रहेंगे। अभी क्योंकि सारे ये आंकड़े जो हैं वो 0 हैं, अभी हमने शुरू नहीं किया, अभी हमने दिखाना नहीं शुरू किया है। जैसी जैसी आप देखेंगे कि आंकड़े आते जाएंगे, हम स्क्रीन पर उसको रखते जाएंगे, और आप ये समझते जाएंगे कि जो 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले इन 5 राज्यों में क्या हो सकता है, एग्जिट पोल के नतीजे क्या बता रहे हैं, एक सैंपल साइज, जो बड़ा सैंपल साइज है, वो किस तरफ इशारा कर रहा है, और 4 तारीख से पहले किसकी नींद उड़ने वाली है, कौन चैन से सोने वाला है, और किसकी कुर्सी जाने वाली है, किसकी कुर्सी आने वाली है, ये सब आपको दिखाता रहूंगा। इस पर नजर रखिएगा टॉप पर, और साथ ही साथ आपको हम अपने सहयोगियों के पास भी लेकर चलते रहेंगे। पूजा मेहता के पास एक बार फिर से चल रहा हूं। पूजा, ममता दीदी आखिरी वक्त में पहुंची वोट डालने के लिए, आज पूरे दिन वो भवानीपुर में जमी रही। क्या उनको संदेह है कि भवानीपुर उनके हाथ से निकल जाएगा? क्या जितनी रैलियां शुवेंदु अधिकारी ने और जनसभाएं इस क्षेत्र में कर दी, उससे ममता दीदी डरी हुई हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताते हैं, ममता बनर्जी हमेशा जब वोट डालने पहुंचती है तो इसी समय जाती है, 3 से 4 बजे के बीच में जो है वो हमेशा वोट डालती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो पश्चिम बंगाल के लोगों ने कभी नहीं देखा। वो ये है कि ममता बनर्जी अक्सर भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ती आई है, लेकिन कभी भी इस तरह से एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन में जाना, या फिर अपने विधानसभा क्षेत्र का इस तरीके से दौरा करना, ये कभी हमने नहीं देखा है। ये पहली बार है कि ममता बनर्जी जो है सुबह सुबह निकल गई थी, पहले एक पोलिंग स्टेशन, और उसके बाद उन्होंने शिकायत भी की कि ऑब्जर्वर जो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं वो बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और उसके बाद ही वो इलाके का दौरा कर रही थी। अब 2 चीजें हैं इसमें। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी नर्वस है क्योंकि उनको चुनौती देने वाले एक समय पर उन्हीं के जो करीबी रहे थे शुवेंदु अधिकारी इस बार चुनावी मैदान में है भवानीपुर में, या फिर दूसरी चीज ये कि महज ऑप्टिक्स को वो सेट करना चाह रही थी, क्योंकि सुबह से शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में घूमना शुरू कर दिया था, एक इमेज एक तरह से सेट की जा रही थी। तो क्या उसी इमेज को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी जो है एक ऑप्टिक्स को जो है तय करने के लिए वहां पर उतरी थी इलाके में? तो ये 2 चीजें हैं जो ममता बनर्जी के आज भवानीपुर दौरे को लेकर कहे जा रहे हैं। ठीक है अमित, एक सवाल यह कि क्या इस बार अगर बीजेपी सत्ता में पश्चिम बंगाल में नहीं आती है तो क्या अगले चुनाव में और उम्मीद कम हो जाएगी, या बीजेपी वो पार्टी है जो लगी रहती है और हार नहीं मानती है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले फॉर्मूले पे चलती है? नहीं, वो नहीं। देखिए, अमित शाह ने पहले कहा था कि जो बीजेपी का, जब 2014 में बम्पर जीत के बाद भी बीजेपी, अमित शाह ने कहा था कि हम लोग का स्वर्णिम युग नहीं आया है बीजेपी का। अच्छा। जब तक ये केरल में, बंगाल में, त्रिपुरा में हम अगर सरकार नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग का स्वर्णिम युग नहीं होगा। मतलब जो हिंदी हार्टलैंड नहीं है वहां नहीं, फिर भी इसीलिए बोलते अमित शाह ने और बीजेपी ने उस तरह से तैयारी की। आप देखिए, मैं ये इस बात को देख के आश्चर्यचकित होता हूं कि जब एक दूर दराज के गांव में जाता हूं तो आपको अलग अलग जगहों के कार्यकर्ता मिलते हैं जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। इस बार सच में अगर देखिए तो बीजेपी अपने बेस्ट पोजीशन पे दिख रही है, क्योंकि ग्राउंड वर्क जो है मुझे लगता है बीजेपी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। जिस तरीके से छोटी छोटी जगहों में, मुझे एक जगह है जगदल जगह है, वहां पर जब मैं गया तो मुझे राजस्थान के 2 लोग मिले और उन्होंने, उनका काम क्या था कि रात को और शाम को जाके परिवार वालों से सिर्फ ये कहना कि आप घर से निकलिए, आप सिर्फ वोट कीजिए। ये नहीं कह रहे थे कि बीजेपी को कीजिए, उनका कहना था कि घर से ये जो डर खत्म कर दूंगा, ये लोग अगर घर से बाहर निकल जाएंगे तो ही बदलाव आ जाएगा। अमित, एक अंदर की बात पूछना चाहता हूं। हाँ, आप तो हर रोज लगभग बैठते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में दिल्ली में, पश्चिम बंगाल आप घूम कर ही आए, अंदर खाने भी तो कुछ चर्चा चल रही होगी कि भाई कौन कौन सा राज्य जीत रहे हैं? देखिए, तभी अंदर की बात है, थोड़ी बाहर आएगी। असम जीत रहे हैं, हाँ। पुडुचेरी एनडीए सरकार बन रही है, पुडुचेरी में। हाँ। अच्छा। बंगाल का इसलिए कि आज वोटिंग देख लेना है, लेकिन जो फर्स्ट पेज है, जिस तरह से बढ़त है, बीजेपी के नेता कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार जो सिचुएशन है और वो जीतेंगे। और जो ये करंट जो है ना, अंडर करंट जो मुझे भी दिखा है, इस तरह से मुझे 2021 के चुनाव में नजर नहीं आया था। इस बार वो चीज दिख रहा है। तो क्या पिछली बार ज्यादा लोग झंडा लेकर घूम रहे थे? नहीं, पिछले बार 2-3 चीजें गड़बड़ हुई थी, तीसरे चौथे फेज के बाद, क्योंकि 8 फेज का चुनाव था,
दूसरे या तीसरे फेज के बाद कोविड की वजह से चुनाव प्रचार नहीं हुआ था। बीजेपी ने 3 या 4 फेज के बाद कोई प्रचार नहीं किया था, नरेंद्र मोदी ने कोई प्रचार नहीं किया था, अमित शाह कोई प्रचार नहीं किया था, क्योंकि सरकार थी उस समय, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। इस बार जो सिचुएशन है, क्योंकि आम लोगों में भी मैंने देखा है कि जो एक ना बदलाव वाली बात इस बार बताया जा रहा है कि बिहार वाला पैटर्न काम कर रहा था पश्चिम बंगाल में, और वो पैटर्न ये है कि अगर आप कभी बिहार के चुनाव के दिनों में वहां रहे होंगे या रिपोर्टर के तौर पर आपने ग्राउंड पर कवर किया होगा, तो आपने देखा होगा कि बिहार में नीतीश कुमार के जो वोटर रहते थे और बीजेपी के भी वोटर जो रहे वो साइलेंट रहते हैं। अगर आप उनसे पूछने जाते हैं कि भैया किसको वोट देंगे, तो कहेंगे कि भैया अभी आने दीजिए वक्त, आपको काहे बता दें। एक चीज बताऊं, लेकिन इस बार कोई बता रहा था कि बंगाल में भी यही चल रहा है। नहीं, बंगाल में है, मैं फिर बोल रहा हूं 30-35% जो साइलेंट वोटर है वो खेल बिगाड़ेंगे या बनाएंगे। लेकिन मुझे एक जगह लग रहा है, जो एक्स फैक्टर इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण जो महिला फैक्टर है ना, मुझे अभी भी लग रहा है कि ममता बनर्जी अगर बचेंगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लक्ष्मी भंडार योजना की वजह से बचेंगी, कि जो ग्रामीण इलाके में जो पैसे मिल रहे हैं, हाँ। और यही जो वजह है, आपको अगर याद हो तो बीजेपी की पूरी तैयारी के बावजूद झारखंड में बीजेपी हार गई थी, क्योंकि जो पैसा दे रहा है लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो एक महिला सुरक्षा ज्यादा हावी होता है, जो कि बीजेपी का मसला है, या फिर ममता कन्विंस करने में सही होती, वो नतीजों। अमित, एक बार अभिषेक राज के पास चलता हूं। अभिषेक ने ज्यादातर वक्त उन इलाकों में बिताया है अभी पिछले कुछ महीनों में जहां पर कहा जा रहा था कि पूरा समीकरण बदलने वाले ये इलाके हैं और नेता वहां से आ रहे हैं। एक तो हुमायूं कबीर और दूसरा AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। जिस तरीके से वो लोग उतरे थे, उसका कुछ इंपैक्ट हुआ कि नहीं हुआ अभिषेक? देखिए, निश्चित रूप से मुर्शिदाबाद में समीकरण काम किया होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो भीड़ हमने देखा था, चाहे हुमायूं कबीर हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, उनको देखने के लिए लोग पहुंच रहे थे। हालांकि जो गठबंधन था वो ज्यादा असरदार होता, क्योंकि उन दोनों का जो गठबंधन था उसने जिस तरीके से नौदा में हमने रैली में देखा था कि लोग बड़ी बड़ी संख्या में आए थे, रेजीनगर से आए थे, वो गठबंधन अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी का साथ में चलता तो शायद वो और ज्यादा जो समीकरण है उसमें बदलाव कर पाता। लेकिन हुमायूं कबीर की अपना एक फैन बेस है, अपना एक फैन फॉलोइंग है, और हुमायूं कबीर ने जिस तरीके से हमने देखा कि जो एक रिएक्शन सामने से निकल के आया जिस दिन पहले राज्यों के 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल के नतीजे एक एक करके रखूंगा, एक एक सीट का विश्लेषण आपके पास होगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं कि 5 बजे सट्टा बाजार जो पहले ही बता देता है कि क्या होने वाला है अमित, मतलब उनके पास कोई मशीनरी नहीं है, लेकिन वो लोग जो मतलब एक तरीके से अनुमान लगा देते हैं, वो बेहद सटीक साबित हो जाता है कई बार। उनका क्या कहना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से नजर डाल लीजिए कि पीछे क्या रहा, वो जानना भी जरूरी है। पिछला याद रहेगा तभी तो अगले को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे ना कि भाई इस बार क्या हो गया। तो पीछे लेकर चलता हूं 2021 में, यानी कि 2021 के चुनाव में किसने कितनी सीटें जीती थी, किसको कितनी सीटें मिली थी, कौन सत्ता में रहा और कैसे रहा, वो आपको जल्दी से बता देता हूं। फटाफट आप देखते जाइए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021, कुल सीटें 294 हैं यहां पर, और यहां पर टीएमसी को 215 सीट मिली थी। बीजेपी पहली बार 77 सीट लेकर आई। इतनी सारी सीटें बीजेपी लेकर, हालांकि बीजेपी दावा कर रही थी कि सत्ता में आएगी, और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, अन्य को 2 सीटें मिली थी। इसी तरीके से अगर असम की बात कर लें तो 2021 में यहां पर बीजेपी के पास 60, कांग्रेस के पास 29, AIUDF के पास 16 और अन्य के पास 21 सीटें थी। 2021 में केरल में कुल सीटें 144 हैं, और यहां पर CPIM को 62, कांग्रेस को 21, CPI को 17, बीजेपी को 0 और अन्य को 40। तमिलनाडु में जो सीटें थी वो भी जल्दी से DMK को 133 सीटें थी, AIADMK को 66 सीटें मिली, कांग्रेस को 18, बीजेपी को 4 और अन्य को 13 सीटें मिली। पुडुचेरी भी जल्दी बता देता हूं क्योंकि अमित कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो कुल सीटें 30 है यहां पर, लेकिन पिछली बार का जो मुकाबला हुआ था उसमें बीजेपी को 6, कांग्रेस को 2, AINRC को 10 और DMK को 6, अन्य को 6 मिली थी। तो कुल मिलाकर आप समझ जाइए कि पीछे का क्या रहा, लेकिन पीछे का सब कुछ क्या बदलने वाला है, और 5 राज्यों में क्या सिर्फ कमल खिलेगा या 5 राज्यों में सब कुछ वैसा ही रहेगा जो दिखाई दे रहा था पिछले 5 साल में। ममता दीदी का क्या होगा? बहुत छोटा सा ब्रेक।